हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, आज 28 अप्रैल और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 28 अप्रैल 2025 के मोस्ट इंपोर्टेंट डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं रिवीजन सेक्शन से। जो चीजें हम लोगों ने सैटरडे को पढ़ी थी उसका रिवीजन करेंगे, फिर आज की तरफ बढ़ेंगे। कल हम लोगों ने पढ़ा था, यानी कि लास्ट डेली करंट अफेयर में, कि वैश्विक बौद्धिक संपदा दिवस, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे, ये 26 अप्रैल को मनाया जाता है। आईपी एंड म्यूजिक फील द पल्स ऑफ आईपी इस थीम के साथ। इसके अलावा भारत द्वारा सिंधु जल समझौता को निलंबित करने के बाद पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ 3 बड़े एक्शन लिए। शिमला समझौता स्थगित किया, हवाई क्षेत्र का उपयोग पर प्रतिबंध लगाया और व्यापारिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया। इसके अलावा बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर के उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त की गई स्टेसी साइर। भारत शिखर सम्मेलन की मेजबानी तेलंगाना ने की। भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग का पहला निर्माण कार्य पूरा किया गया उत्तराखंड में। ये ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लिंक परियोजना का हिस्सा है। लंबाई इसकी 14.57 किलोमीटर की होने वाली है। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार, इसका चौथा सम्मान मिला है कुमार मंगलम बिरला जी को। चौथा संस्करण इस बार दिया गया है। पहले विजेता प्रधानमंत्री मोदी थे। टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग में टॉप पर भारत में इंस्टीट्यूट रहा आईआईएससी बेंगलुरु। ओवरऑल इसकी रैंक रही 38, है ना। एशिया में इसकी रैंक 38 रही। इसके अलावा इसरो के पूर्व प्रमुख कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन जी का निधन हो गया। इन्हें 3 नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया था, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से। डिजिटल धोखाधड़ी के लिए लोगों को गिरफ्तार करने के लिए सीबीआई ने शुरू किया है ऑपरेशन चक्र। टी20 क्रिकेट में 12,000 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं रोहित शर्मा। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे लास्ट डेली करंट अफेयर की वीडियो से, जिनका आपने किया रिवीजन। कल वीकली रिवीजन था वीकली करंट अफेयर का, तो अगर आपने नहीं रिवाइज किया है तो वीकली भी रिवीजन कर लिया करो। अच्छा, आप लोग के लिए मैंने सब्सक्रिप्शन मॉडल लाया है ई बुक का। ई बुक सब्सक्रिप्शन मॉडल के जरिए आप हमारी सभी ई बुक्स का एक्सेस प्राप्त कर सकते हो 3 महीने, 6 महीने और 12 महीने के लिए। ये कहाँ पर मिलेगा आपको? एमजेटी ऐप पर। इसके तहत मंथली, 3 महीने की, 6 महीने की, वार्षिकांक, ये सब तो ई बुक मिलेगी ही मिलेगी। साथ ही साथ में साइंस की, स्टैटिक जीके की और जो रेलवे के एग्जाम्स हो रहे हैं उनके प्रैक्टिस सेट आने वाले टाइम पर मिलने वाले हैं आपको, और स्टेट स्पेशल जीके, ये सारी ई बुक्स का आपका एक्सेस मिल जाएगा एमजेटी ऐप पर, मात्र इस एक मात्र सब्सक्रिप्शन से। तो आप एमजेटी ऐप पर जाकर उसका एक्सेस ले सकते हैं। किसी भी सहायता के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन, आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय उद्यान घोषित सिमलीपाल अभ्यारण्य भारत का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बन गया है? सिमलीपाल अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क घोषित कर दिया गया है ऑफिशियल तरीके से। तो अब सिमलीपाल अभ्यारण्य कौन से में नंबर का बन गया है नेशनल पार्क? तो भारत का 107वां नेशनल पार्क बन गया है। भारत में साथियों 107 नेशनल पार्क अब हो चुके हैं, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। और सिमलीपाल जो कि ओडिशा में स्थित है, जो कि अभी तक टाइगर रिजर्व था, वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित था, तो ये अब नेशनल पार्क भी घोषित कर दिया गया है। मतलब ये नेशनल पार्क भी है, वन्यजीव अभ्यारण्य भी है और टाइगर रिजर्व भी है। कहाँ पर है? ओडिशा में है, सिमलीपाल अभ्यारण्य, ठीक है। तो 24 अप्रैल को ओडिशा गवर्नमेंट ने आधिकारिक रूप से अधिसूचना जारी करके ये फैसला लिया। 845.7 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। इसे ये उड़ीसा का सबसे बड़ा नेशनल पार्क भी बन गया है, ये भी बात ध्यान रखना, सबसे बड़ा नेशनल पार्क है उड़ीसा का। 1980 में पहली बार प्रस्तावित किया गया था, लेकिन काफी लंबे समय से डिले होता रहा और अब जाकर के ऑफिशियली नेशनल पार्क घोषित किया गया। 1973 में इसे वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था, ठीक है। अच्छा, वन्यजीव अभ्यारण्य की बात आ रही है, तो वन्यजीव अभ्यारण्य के लिए ना एक वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लाया गया था। कब लाया गया था भाई? यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, संरक्षण अधिनियम लाया गया था भारत सरकार के द्वारा। और ये कब लाया गया था? ये लाया गया था 1972 में, ठीक है। 1972 में लाया गया था वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला, हाल ही में किस देश ने गैर परमाणु हाइड्रोजन बम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? गैर परमाणु हाइड्रोजन बम, देखो परमाणु बम होते हैं अमूमन 2 टाइप से होते हैं, एक नाभिकीय संलयन पर आधारित प्रक्रिया पर और एक नाभिकीय विखंडन पर, यानी न्यूक्लियर फ्यूजन पर बेस्ड और न्यूक्लियर फिशन पर बेस्ड। तो न्यूक्लियर जो फिशन पर बेस्ड होते हैं उन्हें, ये पारंपरिक जो परमाणु बम होते हैं जनरली न्यूक्लियर बम, उन्हें कहा जाता है कि ये न्यूक्लियर फिशन पर आधारित है। लेकिन आगे चल करके एक टेक्नोलॉजी खोजी गई, एक नया प्रकार का बम खोजा गया जो नाभिकीय फ्यूजन पर आधारित था, जिसे कहा गया कि ये हाइड्रोजन बम है।
है ना। तो एक्चुअली में है वो भी परमाणु बम, लेकिन वो हाइड्रोजन बम के नाम से ज़्यादा प्रचलित हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर चाइना ने कुछ उससे एक स्टेप बढ़कर के आगे ही कर दिया है, क्योंकि जितने भी रूल्स रेगुलेशन और पाबंदियां लगाई गई हैं वो परमाणु बम पर लगाई गई हैं, न्यूक्लियर बम पर लगाई गई हैं, चाहे वो हाइड्रोजन बम हो चाहे ये बम हो न्यूक्लियर वाला जो अमूमन होता है पारंपरिक। लेकिन यहाँ चाइना ने एक स्टेप बढ़ करके ऐसा कुछ बना दिया है जिसके लिए कोई रूल ही नहीं है, रेगुलेशन ही नहीं है, और खतरनाक तो इससे भी ज़्यादा है ये। तो ये है पारंपरिक गैर परमाणु हाइड्रोजन बम, जिसको बनाया है चाइना ने। इसकी खासियत क्या है, काबिलियत क्या है, इसको देखते हैं। देखिए, इन ए सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट द वीपन टेक्नोलॉजी चाइना हैज सक्सेसफुली डेटोनेट ए न्यू हाइड्रोजन बेस्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस। दिस ब्रेक थ्रू डेवलप्ड बाय द चाइना स्टेट सेफ बिल्डिंग कॉरपोरेशन। तो चाइना स्टेट सेफ बिल्डिंग कॉरपोरेशन के द्वारा ये बनाया गया है, मॉडर्न वॉरफेयर के लिए भाई गेम चेंजर होने वाला है। अब वैश्विक महाताकत बनने से इसे अमेरिका नहीं रोक पा रहा है। ये यूरेनियम और प्लूटोनियम का यूज ही नहीं करता है। अमूमन देखो देखो नाभिकीय फ्यूजन क्या है, नाभिकीय संलयन क्या है, विखंडन क्या है। नाभिकीय विखंडन में ना जो न्यूट्रॉन्स होते हैं नाभिक के अंदर वो विखंडित होते हैं, अपने कपल्स बनाते चलते हैं, है ना। 1 से 3 में टूटेगा, 3 जो होगा वो 3 में टूटेगा, वो 3 टूटेगा, ऐसे चेन बनाते चलते हैं। नाभ और न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है, परमाणु संलयन में क्या होता है, तो इसमें ना जुड़ते हैं, जुड़ने के बाद एनर्जी उत्पन्न करते हैं, तो ये और भी ज़्यादा खतरनाक होता है। तो ये दोनों ही चीज़ के लिए ना अमूमन यूरेनियम या प्लूटोनियम वगैरह का यूज किया जाता है, इनके समस्थानिकों का। लेकिन यहाँ पर ये मैग्नीशियम हाइड्राइड का यूज किए हैं चाइना वाले, और ये भी फ्यूजन कराए हैं इसका। तो मैग्नीशियम हाइड्राइड आधारित फ्यूजन जैसी टेक्नोलॉजी बना करके एक नए टाइप का हाइड्रोजन बना दिए हैं, जो कि गैर परमाणु हाइड्रोजन बम है। क्लियर। तो इसके लिए ये जड़त्वीय संपीड़न संलयन या कहें इनर्शियल कोफाइनमेंट फ्यूजन या चुंबकीय संपीड़न जैसे जेट पिंच प्लाज्मा प्रणाली, इसका यूज करके ये कर रहे हैं। भाई साइंस में एक नया टॉपिक ही जोड़ दिए हैं ये भाई साहब, है ना। चलिए, खैर परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर होता है, हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित है। नाभिकीय संलयन प्रक्रिया पर ही सूर्य और तारे भी नाभिकीय संलयन प्रक्रिया पर आधारित होते हैं। ये क्वेश्चन बना हुआ है एग्जाम्स में, ठीक है, तो इसको याद रखना। आगे बढ़ते हैं। भारत ने अपने प्रथम पड़ोस नीति के तहत किस देश को $2 मिलियन की चिकित्सीय सहायता प्रदान की। पड़ोसी प्रथम नीति भारत सरकार लंबे समय से चलाती आ रही है, जिसके तहत भारत के जो पड़ोसी देश हैं आसपास के, उनको सबसे पहले सुविधाएं दी जाती हैं, उनको थोड़ा सा मतलब कोशिश की जाता है हेल्प करने की। तो अब आजकल कुछ देश ऐसे भी हैं जो निकल करके मतलब औकात से बाहर भी बोलने लगते हैं, बांग्लादेश जैसे, ये सब भूल करके। प्रथम पड़ोसी नीति के तहत भारत ने अभी नेपाल को सहायता दी है। कैसी सहायता, चिकित्सीय सहायता। देखिए, इंडिया जो है ना ये दक्षिण एशिया रीजन में सबसे डेवलप्ड है, समझो एक प्रकार से। है तो ओवरऑल डेवलपिंग कंट्री भारत, लेकिन यहाँ दक्षिण एशिया में आसपास के देशों में सबसे ज़्यादा डेवलप्ड है। चाहे पाकिस्तान ले लो, अफगानिस्तान ले लो, नेपाल ले लो, भूटान ले लो, इसके बाद इधर बांग्लादेश ले लो, श्रीलंका ले लो, मालदीव ले लो, मॉरिशस ले लो, इन सब के आसपास देशों में सबसे ज़्यादा संपन्न यही है। तो इसीलिए, और संपन्न होने का मतलब ना हर चीज़ में लगभग लगभग संपन्न होना, खास करके मेडिकल वगैरह के लिए। बाकी चीज़ में चलो गरीबी में गुजार लेते हैं लोग, लेकिन जब बड़े बड़े क्रिटिकल प्रॉब्लम आती है मेडिकल से संबंधित, तब लोगों को आना पड़ता है इंडिया। पाकिस्तान के भी बहुत सारे पाकिस्तानी इसीलिए भारत में यहाँ पर आए हुए थे, मेडिकल चीज़ों के लिए, इलाज कराने के लिए आते हैं। और अभी जब कहा गया है ना कि सब लोग वहाँ से निकलो, तो बाकी लोगों को कहा गया है कि 27 तारीख के पहले पहले निकलो, और जो मेडिकल के लिए आए हुए थे, जो इलाज कराने के लिए आए थे, उनको कहा गया है 29 तारीख के पहले पहले यहाँ से निकलो, नहीं तो फिर निकल नहीं पाओगे, यहीं की यहीं रह जाओगे, है ना। और उसके बाद जो लोग मतलब यहाँ आकर के वीज़ा वगैरह पर रह रहे हैं काफ़ी लंबे सालों से, और वो नहीं जाना चाह रहे हैं, उनके लिए कल सरकार ने एक स्ट्रिक्ट गाइडलाइन भी जारी की है कि अगर नहीं जाते हो तो फिर आपको 3 लाख रुपए के आसपास में जुर्माना और 3 साल की सज़ा, ऐसे है कुछ किया गया। 3 लाख या और ज़्यादा जुर्माना किया गया और 3 साल की जेल करने को कहा गया है। खैर ये लोग इतने मतलब यहाँ पर आने के बाद यहाँ संतुष्ट रहते हैं, वहाँ से ये सोचते हैं नरक से बाहर आ गए हैं, ये लोग जेल के लिए भी तैयार हैं, है ना। ये लोग कह रहे हैं ठीक है 3 साल जेल में रह लेंगे चलेगा, लेकिन पाकिस्तान अब नहीं जाएंगे। खैर नेपाल में यहाँ पर $2 मिलियन की चिकित्सीय सहायता भारत ने दी है। ये किसके लिए काम आएगा, ये थैलीसीमिया और सिकिल सेल एलीमिया या सिकिल सेल रोग जो होता है, इनसे पीड़ित रोगियों के लिए दवाइयाँ और टीके ये दिए जाएंगे नेपाल को।
भारत नेपाल की अक्सर मदद करता रहता है। यहाँ तक कि मैं आपको बताऊं, नेपाल में जो बसेस चलती हैं उन बसेस में भी आप देखोगे ना कि अधिकांश बसेस भारत से ही दी जाती हैं, भेजी जाती हैं। कई कई बार आप सुनते हो 100 बसेस गिफ्ट की गई, 200, 500, 1000 बसेस गिफ्ट की गई। और इसके अलावा भी और हर प्रकार की, ये तो मैं एक एग्जाम्पल टाइप का बताता हूँ, ऐसे ही हर प्रकार से मदद की जाती रहती है नेपाल से। पड़ोसी प्रथम नीति का एक थोड़ा फायदा भी है, अगर इंटरव्यू वगैरह में आपसे पूछा जाए। देखिए, आपको ना अगर पड़ोसियों को अगर थोड़ा सा बनाकर नहीं रखोगे ना, तो वो किसी दुश्मन देश के पाले में आ जाएंगे, और जब दुश्मन देश के पाले में आ जाएंगे तब आपका ही नुकसान करेंगे। इसलिए इनको कहते हैं ना कि जिंदा रखना भी जरूरी है। खैर, राजधानी काठमांडू होती है। केपी शर्मा ओली यहाँ के प्रधानमंत्री है। मुद्रा है नेपाली रुपया। अगला, इसी चीज का ये लोग बाखूबी फायदा भी उठाते हैं, है ना। अप्रैल 2025 में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड भारत की सबसे बड़ी कंपनी है, और इसके नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अब बना दिए गए हैं कौन? अनंत अंबानी। अनंत अंबानी भाई मोटा भाई अंबानी के बेटे हैं, और अभी आपने इनकी शादी तो देखी ही थी। तो इनको जो है अभी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया गया है, और रिलायंस इंडस्ट्रीज के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उन्होंने अप्रूवल दे दिया है, जो शेयर धारक हैं उन्होंने भी अप्रूवल दे दिया है। तो इनको अगले 5 वर्षों के लिए नियुक्त किया गया है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का कार्यकारी निदेशक। 5 वर्ष होता है, उसके बाद ये फिर अगले 5 वर्ष, फिर अगले 5 वर्ष, ऐसे ही बढ़ता रहता है। दिखाने के लिए लिमिट 5 वर्ष रहता है, ठीक है। और बाकी जानते ही हो कि पापा की ही कंपनी है, रहना इन्हीं को है आगे। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की स्थापना 1958 में हुई थी। धीरू भाई अंबानी जी ने इसे स्थापित किया था। अभी दूसरी पीढ़ी मुकेश अंबानी इसके चेयरमैन है। इसके बाद ये तीसरी पीढ़ी की बात हो रही है। अगला, हाल ही में 47वें मॉस्को अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में मेघालय फिल्म निर्माता प्रदीप कुरबाह ने कौन सा पुरस्कार जीता? ये एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और एक अवेयरनेस वाला क्वेश्चन है। देखिए, मेघालय का एक फिल्म निर्माता है प्रदीप कुरवाह। इनकी टैलेंट, इनके काम को भारत में बाकी बॉलीवुड वगैरह नहीं पहचाना। इनको मॉस्को में, जापान में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में पहचाना गया इनके काम को, और इसकी वजह से इनको बेस्ट डायरेक्टर का, बेस्ट फिल्म का, दोनों का अवार्ड मिला है। मतलब इनकी फिल्म जो है वो बेस्ट फिल्म चुनी गई है, और ये खुद बेस्ट डायरेक्टर चुने गए हैं। प्रदीप कुरबाह ये मेघालय के हैं, मेघालय के फिल्म निर्माता हैं, ठीक है ना। अक्सर पूर्वोत्तर राज्यों की जो फिल्में हैं ये सब वगैरह भी इधर नहीं उतना शोकेस की जाती है ना। लेकिन काफ़ी अच्छी अच्छी फिल्में होती हैं, अगर आप देखोगे तो। कभी एक बार तो मैंने देखी थी, काफ़ी अच्छी अच्छी मूवियाँ वहाँ पर भी बनती हैं। खैर, हा लिंखा बेनग इस नाम से इनकी मूवी है, हा लिंखा बेनग, ठीक है। तो इसको ट्रांसलेट करके इधर भी लाना चाहिए। बेस्ट फिल्म और बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार इसे मिला हुआ है, किसके द्वारा? नेटपैक के द्वारा, यानी नेटवर्क फॉर द प्रमोशन ऑफ एशियन सिनेमा के द्वारा मॉस्को फिल्म फेस्टिवल में दिया गया। अगला, किस राज्य के उद्यमियों ने मोदी स्मृति संग्रहालय का शुभारंभ किया? तो साथियों, अभी बिहार के एक उद्यमी ने मोदी स्मृति संग्रहालय का उद्घाटन किया है, मोदी स्मृति म्यूजियम का। ये आपको ये दिख रहे हैं, बिहार एंटरप्रेन्योर सेटअप ए यूनिक मोदी मोमेंटो म्यूजियम विद 56 ऑक्शन्ड सोवेनिर्स। एक्चुअली में 56 जो नीलाम किए गए स्मृति चिन्ह हैं, जो पीएम मोदी पर बेस्ड हैं, उनको, जो पीएम मोदी को उपहार में मिले थे, उनको इसमें रखा गया है मोदी स्मृति संग्रहालय के रूप में। ये जो म्यूजियम बनाया गया है उसको, इस म्यूजियम को बनाया है यमुना सिकारिया ने, जो कि बिहार के एक उद्यमी हैं। अभी याद होगा, बिहार में एक एयर शो आयोजित किया गया था, और बाबू कुंवर सिंह जी की याद पर, उनकी जयंती पर, वहां पर भी पीएम मोदी गए हुए थे उसका उद्घाटन करने। खैर, ये जो म्यूजियम है ये प्रधानमंत्री की नमामि गंगे पहल का सम्मान करता है। नीलामी से प्राप्त जो भी आय होगी वो गंगा नदी के कायाकल्प परियोजना को वित्त पोषित करेगी। मतलब गंगा नदी की सफाई में यूज किया जाएगा। पीएम मोदी के बारे में अगर आपको बताएं तो अब तक इनको 22 देशों के शीर्ष पुरस्कार और सम्मान मिल चुके हैं, प्रधानमंत्री मोदी को। और दुनिया में इतना विदेशों से सम्मान पाने वाले, विदेशों के शीर्ष सम्मान पाने वाले ये पहले प्रधानमंत्री हैं। अगला, भारत ने हाल ही में किस बीमारी के लिए जीन थेरेपी में सफलता प्राप्त की? तो भारत ने अभी हाल ही में हीमोफीलिया में इसकी जीन थेरेपी में सफलता प्राप्त की है, और ये एक बहुत बड़ी सफलता है भारत के लिए कि हीमोफीलिया में भारत ने ब्रिक इन स्टेम और सीएमएस वेल्लोर के सहयोग से पहला मानव जीन थेरेपी परीक्षण सफलतापूर्वक कर लिया है। तो इन दोनों संस्थाओं ने भारत की मदद की है, मतलब इसकी मदद की है, जिसकी हेल्प से ये पहला मानव जीन चिकित्सा परीक्षण हो पाया हुआ है हीमोफीलिया रोग के लिए, ठीक है। और हीमोफीलिया भी एक विकार है, ठीक है। हीमोफीलिया में आप जानते हो ना कि रोग अगर कहीं कट जाता है तो फिर ब्लड रुकता नहीं है, वो ब्लड लगातार प्रवाह होता रहता है। खैर, बायोटेक
इंडस्ट्री में भारत तेजी से ग्रो कर रही है और भारत ने लक्ष्य भी रखा है। भारत ने लक्ष्य रखा है बायोटेक क्षेत्र में कि 2030 तक हम लोग इस इंडस्ट्री को $300 बिलियन तक पहुंचा देंगे। अगर अभी की बात करें तो अभी 2024-25 में ना 2024-25 में भारत $167 बिलियन पर है और इस इंडस्ट्री को लगभग दोगुना करने की फिराक में है हम लोग अगले 5 सालों में। ये भारत सरकार का लक्ष्य है बायोटेक इंडस्ट्री के लिए। बायोटेक इंडस्ट्री के लिए जो एक पॉलिसी लाई गई है, ये पॉलिसी आपसे पूछी जाएगी। देखिए, ये तो हुआ अभी क्वेश्चन जो करंट अफेयर का हुआ, जो भी चर्चे में आया, न्यूज आई, लेकिन इससे रिलेटेड ये सारी चीजें पूछी जा सकती हैं आपसे, जो मैं आपको स्टैटिक देता हूँ। भारत ने इसके लिए कौन सी पॉलिसी लाई है? बायो E3 पॉलिसी। बायो E3 मतलब कि बायो लिख देना, उसके बाद ई ई ई। अब इसमें पूछा जाएगा E3 का ये मतलब क्या है, E3 में कौन कौन सा ई का क्या मतलब है। तो जैसे इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट और इन्वायरमेंट, इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट और इन्वायरमेंट, ये इसका है, ठीक है ना। तो E3 ये दोनों भी पॉइंट याद रखना। अप्रैल 2025 में किस एयरलाइन कंपनी के मौजूदा सीईओ कैंपबेल विल्सन ने चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया? तो कैंपबेल विल्सन आप जानते हो एयर इंडिया के सीईओ थे और एयर इंडिया के सीईओ और चेयरमैन पद से अब ये इस्तीफा दे दिए हैं। एयर इंडिया को साथियों टाटा ग्रुप ने खरीदा था। एयर इंडिया जो है ये टाटा ग्रुप ने खरीदा। कब खरीदा? 2022 में खरीदा, ठीक है। कितने में खरीदा? तो कितने में खरीदा? 18,000 करोड़ की ये डील हुई थी। 18,000 करोड़ रुपए की ये डील हुई थी और इस डील के तहत 100% हिस्सेदारी टाटा ग्रुप में खरीदी थी। अभी तक ये प्रॉफिट में उबर नहीं पाए हैं, प्रॉफिट में नहीं आ पाए हैं, लेकिन चला रहे हैं जैसे तैसे करके। एक टाइम पर एयर इंडिया टाटा ग्रुप की ही हुआ करती थी। 1932 में टाटा ग्रुप ने ही स्थापित किया था, लेकिन 1960 के दशक में या कहें 1956 में एग्जैक्टली बात करें तो तब भारत सरकार ने ले लिया था और इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया था। खैर, कैंपबेल विल्सन अब जा चुके हैं। अब नए चेयरमैन बनेंगे। नए चेयरमैन निपुण अग्रवाल को बनाया गया है। निपुण अग्रवाल को एयर इंडिया का नया चेयरमैन बनाया गया है, ठीक है ना। तो जनवरी 2022 में से लिया गया था। अगला, हाल ही में किसे दिल्ली का नया मेयर चुना गया है? दिल्ली के नए मेयर कौन बने हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बने हैं इकबाल सिंह। इकबाल सिंह नए यहाँ पर मेयर बने हैं। बीजेपी पार्टी से हैं। अभी चुनाव हुआ था मेयर का चुनाव, दिल्ली का मेयर का चुनाव हुआ या फिर मुंबई का हुआ, ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, ठीक है। तो क्योंकि महानगर है भाई, तो दिल्ली महानगर के भाई ये मेयर बने हैं। कौन बने हैं? राजा इकबाल सिंह। ये बीजेपी के हैं। 142 में से 133 वोट पाए हुए हैं। कांग्रेस ने 8 वोट पाया और आम आदमी पार्टी ने हिस्सा ही नहीं लिया। जय भगवान यादव जो है ये डिप्टी मेयर चुने गए हैं, ठीक है। दिल्ली का जो मेयर होता है ये दिल्ली नगर निगम यानी एमसीडी का प्रमुख होता है। दिल्ली के मेयर में 250 वार्डों के निर्वाचित पार्षद जो है ये अध्यक्षता करते हैं, ठीक है। दिल्ली की अगर बात करें तो अभी चुनाव भी हुआ था। रेखा गुप्ता यहाँ की सीएम बनी है बीजेपी पार्टी से। प्रवेश वर्मा ये यहाँ उप मुख्यमंत्री बने हैं, डिप्टी सीएम, और विधानसभा अध्यक्ष बने हैं विजेंद्र गुप्ता। अगला, अप्रैल 2025 में किसको सिनेमा में उनके योगदान के लिए फ्रांसीसी सम्मान ऑफिसियर डांस एल आर्ड्रे डेस आर्ट्स एंड डेस लेट्रेस से सम्मानित किया गया? तो अभी ये सम्मान से सम्मानित किया गया है पायल कपाड़िया को। पायल कपाड़िया एक फिल्म निर्देशक हैं, भारत में बॉलीवुड फिल्म निर्देशक हैं और इनको ये फ्रांसीसी सम्मान मिला हुआ है। फ्रांसीसी सम्मान का नाम मैंने बताया आपको, ऑफिसियर डांस एल आर्ड्रे डेस आर्ट्स एंड डेस लेट्रेस, फ्रेंच लैंग्वेज में है, ठीक है। इनकी पहली फीचर फिल्म थी आल वी इमेजिंग एज लाइट। तो इसको इंडो फ्रेंच सह निर्माण किया था इन्होंने, मतलब इंडिया और फ्रांस की मदद से। तो इसने कांस में ग्रैंड प्रिक्स जीता था। इनको अभी सिनेमा में योगदान के लिए पुरस्कार मिला है, ठीक है जी। तो ये थे साथियों आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर क्वेश्चन। इस सब्सक्रिप्शन मॉडल का आप फायदा उठाइए, इसको जाकर के आप एमजीटी ऐप से लीजिए, एक बार लीजिए और दीजिए, देखिए, एक्सपीरियंस कीजिए कि कितना आपको फायदा मिलता है। सारी प्रकार की ई बुक्स का एक्सेस आपको मिल जाएगा। तो कई कई बार क्या होता है कि कुछ डाउट रहता है कि यार ये वाली भी मिल जाए तो ज़्यादा सही रहता है, ये वाला भी मिल जाए तो ज़्यादा सही रहता है ना। तो आप ये सब एक जगह पर ले सकते हो। ये आप लोग की बहुत दिनों से, बहुत समय से डिमांड आ रही थी, जिसका हम लोगों ने पूर्ति किया है। थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। अच्छा, एक और बात, लास्ट डे का क्वेश्चन तो भूल ही जा रहे हैं। लास्ट डे के क्वेश्चन की बात करें, कल मैंने पूछा था सिंधु नदी जल समझौता 1960 के तहत भारत कौन सी नदी नहीं दी गई थी भारत को? तो सिंधु नदी भारत के हिस्से में नहीं आई थी। 3 नदियां पाकिस्तान को मिली थी, 3 नदियां भारत को। वर्तमान में भारत में कुल कितनी महिला ग्रैंड मास्टर हैं? तो देखो इसको अपडेट कर लो, 24 महिला ग्रैंड मास्टर हैं, ठीक है ना। एक वीडियो मैंने आपको 19 बताया था क्योंकि विकिपीडिया के अनुसार 19 दिया गया था, लेकिन ये अपडेटेड है, इसको आप याद रख लेना।
लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति कौन है? कमेंट करके इसका आंसर आपको बताना है आज। इसके अलावा बताना है सीबीआई का फुल फॉर्म इनमें से कौन सा है। आसान क्वेश्चन है दोनों, कमेंट करके बताइए दोनों का आंसर। और आपको वीडियो कैसी लगी है ये भी बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आती है तो इसको लाइक वगैरह भी कर दिया करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।